ये ऐसा लगता है वाकई मेरे मेरे पीछे से आस्था चैनल लिखा हुआ है और एक गुरुजी बैठे हुए हैं। बच्चों प्यारो, परीक्षम में क्या होता है परिणाम देने के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म नहीं बात। तो हमारे, मैं बता रहा था, हमारे ज्योग्राफी के टीचर थे, उनकी लाइफ में बस ऐसी एक ही एक्साइटमेंट था कि आज स्टूडेंट्स को कैसे पीटूंगा। आई वेंट टू अ स्कूल वहां जहां मार पड़ती थी, एंड थैंक गॉड मार पड़ती थी, अच्छी बात थी मार पड़ती थी। मैं उन सब टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे मारा, बिकॉज बड़ी मार में, डंडे में बड़ी ताकत होती थी उन दिनों के टीचर्स में। आज तो यू कांट स्कोल्ड देयर चिल्ड्रन, यू कांट स्कोल्ड देयर पेरेंट्स, कांट एकदम सू कर देंगे उनको। तो हमारे ज्योग्राफी के टीचर ऐसे बैठते थे और ऐसे बैठे बैठे बोलते थे, इधर आ, क्योंकि आज डिसाइड किया कि मारना है। एक बात बता, ये भारत एशिया में है या एशिया भारत में, चल बता। तो आप बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते, सर भारत एशिया में है, सोच के बता, सोच के बता, ये भारत एशिया में है या एशिया भारत में है। फिर आप सोच के बोलते थे, जी मेरे ख्याल से तो भारत ही एशिया में। कहने का ना, सोच के बता। फिर आपको यकीन हो जाता था कि भारत एशिया में कैसे हो सकता है। सर एशिया ही भारत में है। तो जैसी एशिया भारत में गया, आपने कान पकड़े, आप मुर्गा बने, ज्योग्राफी टीचर ने आपके पिछवाड़े पर 4-5 डंडे मारे, उस दिन ज्योग्राफी के टीचर के मारने का कोटा पूरा हो गया। तो ऐसे थे। तो यू नो द डिजास्टर्स दैट यू हैपन इन योर लाइफ लेटर ऑन बिकम द स्टोरीज ऑफ योर लाइफ। तब मुझे लगता था यार कैसे टीचर हैं, क्या करते हैं, बट टुडे आई एम रिमेंबरिंग दैट टीचर। उनका नाम जयराम सर था। हमारे एक और टीचर थे हिंदी के, साइंस के टीचर, हरदर्शन सर थे, थोड़े मोटे थे। वो क्लास में आते बोलते थे, जिनको याद है वो बैठे रहो, जिनको याद नहीं है वो खड़े हो जाओ। याद नहीं है और खड़े हो गए तो 4 डंडे पड़ेंगे, याद नहीं और बैठे रहे तो 8 डंडे पड़ेंगे। मेरा पूरा साल खड़े होने में बीत जाता। याद है या नहीं याद है, मैं बोल देता जी याद नहीं है, और चुपचाप 4 डंडे खा लेता। तो स्कूल के जमाने में मैंने इतने डंडे खाए हैं कि अगर भारत सरकार को पता लग जाए तो मुझे स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दें। इन हरदर्शन सर का सपना था एक इंग्लिश प्ले डायरेक्ट करने का। तो हिंदी मीडियम स्कूल में अंग्रेजी प्ले डायरेक्ट करने के लिए स्टूडेंट कहां से आएंगे। तो एक साल क्या हुआ कि हमारे आसपास के 5-6 इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स फेल हो गए, तो उन्होंने हमारा हिंदी मीडियम स्कूल ज्वाइन कर लिया। उस साल हरदर्शन सर का इंग्लिश प्ले डायरेक्ट करने का सपना पूरा हो गया। उन्होंने एक प्ले चुना, मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर का। और चूंकि मैं बड़ा चमचा किस्म का स्टूडेंट था, रिहर्सल में समोसे और चाय वगैरह लेकर जाता था, उस इंग्लिश प्ले में मुझे भी एक रोल मिला छोटा सा, क्लर्क ऑफ द कोर्ट का। मेरा सीन था कि मुझे चार्जेस की लाइन पढ़नी थी। जज बोलता है चार्जेस अगेंस्ट, क्लर्क ऑफ द कोर्ट रीड आउट द चार्जेस। तुझे उन 4 लाइन की चार्जेस अगेंस्ट योर फॉलोइंग, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज। ड्रेस रिहर्सल में मैंने 8 लाइनों में 27 गलतियां की। प्रिंसिपल साहब स्टेज पर चढ़ के बोले, इसको प्ले से निकालो जी, कल हमारे स्कूल के डिप्टी कमिश्नर आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, ये तो 8 लाइनों में 27 गलतियां करता है, इसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। तो मैंने हरदर्शन सर के पांव पकड़ लिए, मैंने कहा सर मुझे प्ले से बाहर मत निकालो, मैंने तो अपने घर वालों को, अपने पिताजी को, माताजी को बुला लिया है। तो उन दिनों स्टूडेंट के गिड़गिड़ाने से टीचर का दिल पिघल जाता था। तो हरदर्शन सर ने प्रिंसिपल साहब को कहा, जी बड़ा अच्छा लड़का है, इसको प्ले से नहीं निकालते, एक काम करते हैं, इसके सारे डायलॉग जज को दे देते हैं, जज अपने आप ही बोल देगा चार्जेस अगेंस्ट यू आर फॉलोइंग, और तू चुप रहना, यू आर इन द प्ले, तू मुंडी ला रहा रहना। नेक्स्ट डे नाटक शुरू हो गया। फिर 8th रो में मेरे फादर बैठे हुए, मेरा बेटा। मैं तो रिलैक्स था, मैं तो मुंडी ला रहा था। सडनली मैंने सुना जज कह रहा, क्लर्क ऑफ द कोर्ट रीड आउट द चार्जेस। Now read out the charges. Teacher said that yesterday. Clerk of the court, I want you to read out the charges in English. Now read out the charges. Principal said that yesterday, 8 line 27 mistakes. I want you to read out the charges.
फिर मैंने विंग्स में देखा हरदर्शन सर कर रहे थे, मैंने कहा पढ़ दूं? ओके, मेरे पास तो पेपर भी नहीं था जिसमें चार्जेस लिखे हुए थे। मैं फिर शुरू हो गया, मैंने कहा यू साला शायलाक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? ही इज रेडी टू गिव यू मनी, यू वांट पाउंड ऑफ फ्लेश, जूता उठा के मारूंगा तेरे सिर पे मैं। और मैंने नोट किया कि मेरे एक एक डायलॉग पे पूरा ऑडियंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। सबसे ज्यादा मेरे पिताजी हंस रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे कि मेरा बेटा क्या कॉमेडी कर रहा है। उस दिन मर्चेंट ऑफ वेनिस में सबसे ज्यादा अपलॉज लेने वाला था क्लर्क ऑफ द कोर्ट। मेरे चार्जेस सुनकर खुद विलियम शेक्सपियर कब्र से बाहर आ गए और बोले, हिंदी मीडियम बॉय थौ शैल नॉट स्टॉप। रात को पिताजी बड़े खुश थे। फिर वो पीले फूलों का गुलदस्ता लेकर आए, बोले, दिस इज नॉट फॉर नॉट विनिंग बट दिस इज फॉर ट्राइंग। सो when you celebrate failure, it's the greatest feeling. Success is one dimensional. जी फर्स्ट आया, उसके बाद सेकंड आया, अरे इस बार फर्स्ट नहीं आया भाई। Failure has multiple dimensions, purposes, multiple dimensions. If failure happens to you, you think कि नहीं यार अभी कुछ मेहनत करूंगा, मैं इस बार सीए वाला एग्जाम पास नहीं कर सका, मैं आईएएस आईपीएस या मैं कुछ भी नहीं। स्पोर्ट्स पर्सन कभी नहीं सोचता ये दिस लग्जरी, समटाइम्स ओनली द एक्टर्स हैव दिस लग्जरी। नहीं यार, सब पहली सब पिक्चर है। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो कैसे दौड़ते रहते हैं, कैसे रोज प्रैक्टिस करते हैं। दैट डजंट मीन दैट दे डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल, दे डोंट वांट टू गेट विन गोल्ड, बट वो डायमेंशन ही नहीं है। आजकल खासकर आजकल आपको कॉन्स्टेंटली इस बात का एहसास कराया जाता है। वी ऑलवेज पुट, हैव यू एवर सीन अ सैड फेस ऑन इंस्टाग्राम ऑफ एनीबडी? वेरी रेयरली। In fact, if you see a sad face of somebody, you just flip it through. You have constantly looks, including me. Sometimes I start watching a reel, and then I go on. It's like an addiction. Go on. What I did after I finished my graduation in third class, 38% marks, never more than that. Then I went to drama school. Then I passed out drama school. And when I landed in Mumbai after being the gold medalist in a drama school on the 3rd of June 1981, I thought I will conquer Mumbai like nobody's business. क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे सब पता है, मुझे एक्टिंग आती है, मैं एंटन चेखव के प्लेस पढ़ चुका हूँ, मैं लॉरेंस ओलिवर के बारे में जानता हूँ, मैं मार्लन ब्रैंडो के बारे में जानता हूँ, मुझे सब पता है। हिंदुस्तानी थिएटर कहाँ से शुरू हुआ, राग के बारे में पता है, शेक्सपियर के बारे में पता है, बर्टोल्ड ब्रेख्ट के बारे में पता है, मगर मेरे बाल नहीं थे। When I landed in this thing, ये तो बड़ी डिग्निफाइड बॉल्ड लुक है, पर जब आपके नए नए बाल जाते हैं तो आधे यहाँ से जाते हैं, आधे यहाँ से जाते हैं। तो जिस भी ऑफिस में जाता था मैं काम मांगने, कहते थे जी बाल नहीं, आप हीरो बनने आए हैं। मगर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। नहीं जी, गोल्ड मेडलिस्ट, आप एक काम करिए, आप राइटर बन जाइए, आप एक काम करिए, ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए। ये क्या लॉजिक हुआ कि असिस्टेंट डायरेक्टर के बाल नहीं होने चाहिए या राइटर के बाल नहीं होने चाहिए? तो मैं बहुत सारे ऑफिस में जाता था। धीरे धीरे जो पैसे मैंने थोड़े इकट्ठे किए थे, दे गॉट ओवर। और जितने भी लोगों के घर जाता था मैं खाना खाने, दे ऑल्सो गॉट एग्जॉस्टेड। सो दे सेड, तो दूर से देख के दरवाजा बंद कर लेते थे। नॉट देयर फॉल्ट, दे वर वंडरफुल पीपल, दे गेव मी फूड, दे गेव मी शेल्टर। देन एक टाइम केम व्हेन आई हैड नो अल्टरनेट बट टू स्लीप ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म बिकॉज आई हैड नो प्लेस टू गो। अभी ये स्टोरीज बड़ी आपको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है यार, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोए होंगे। अरे भाई ये सत्य है। बैंड्रा ईस्ट, a bench for 27 days. But I was not indulging in self-pity. I was saying यार ये स्टोरी मैं आगे जाके लोगों को सुनाऊंगा कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था। बट तकलीफ तो होती है। when you are an educated person, when you are a gold medalist, you are an educated person,
तो लैक ऑफ डिग्निटी जो है, डिसरिस्पेक्ट जो है वो डबल होती है। आप पढ़े लिखे ना हो तो आपको बेइज्जती का एहसास ज्यादा नहीं होता है, मगर आप पढ़े लिखे हैं and the only thing you have a physical, according to them, a disability of having no hair, you feel very sad. उन दिनों मैं चिट्ठियां, उन दिनों तो खत लिखते थे, आजकल तो खत नहीं होते हैं। तो इनलैंड लेटर मैंने अपने दादाजी को खत लिखा और मैंने उनको लिखा कि दादाजी ये क्या जीवन है, मैं यहाँ पर पढ़ा लिखा गोल्ड मेडलिस्ट आया हूँ और मैं यहाँ पर आके ये देखो रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो रहा हूँ। मैं 1:30 बजे सोने जाता हूँ बेंच पर और 4:40 पर उठ जाना पड़ता है, बिकॉज 1:30 बजे लास्ट ट्रेन निकलती है और 4:40 पे नई लोकल ट्रेन शुरू हो जाती है। ये क्या है? मैं ये शहर छोड़ के जाना चाहता हूँ, मैं शिमला चला जाना चाहता हूँ, दिल्ली, लखनऊ, कहीं मैं यहाँ बॉम्बे में नहीं रह सकता। तो दादाजी ने एक खत लिखा, वो खत किरण के घर पे आता था, शी वाज माय फ्रेंड दोस डेज। तो उस खत की एक लाइन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। वो खत में उन्होंने लिखा कि बेटा तूने बहुत मेहनत की है, तेरे माँ बाप ने भी बड़ी मेहनत की है, तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ाया लिखाया है अपने घर की चीजें बेचकर, तो अभी तू इतने दिन 1.5 साल रह लिया है बॉम्बे में, और रुक जा, और याद रख भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। जब पढ़ा मैंने कहा है ये बात तो सही है, मैं तो ऑलरेडी भीगा हूं, अब मुझे बारिश क्या भिगाएगी। फिर मैं शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि जो लोग फेलियर सेलिब्रेट करते हैं, जो लोग इस बात से अपसेट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, जो तकलीफ वाले दिन होते हैं, कि वो डिप्रेस नहीं होते, तकलीफ नहीं होती, होती है, लेकिन नॉट गिविंग अप इज द मंत्रा, कि आई विल नॉट गिव अप, छोड़ूंगा नहीं। तो और नाम याद रखता था, ये फलाने के असिस्टेंट ने बोला कि अरे यार तेरा कुछ नहीं होगा, जाना यार। एक नटराज स्टूडियो में एक असिस्टेंट, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनके पास मैं गया था, बहुत आई वाज इन अ बैड शेप। वो घर, उस छोटा सा जो घर था उसमें से सामान निकाल कर बाहर रख दिया था और बोला था कि शाम तक अगर नहीं लेके आओगे पैसे तो ये बाहर ही पड़ा था। बारिश पड़ती थी मुंबई में। वो कहा जाना यार तू राइटर बनना। तो मैंने सोच लिया कि जब मैं कुछ बनूंगा मैं इस आदमी को कुछ ना कुछ जरूर सबक सिखाऊंगा। एंड आयरनी इज व्हेन आई बिकेम समबडी एंड आई वेंट टू दैट theater, that studio, and I met the same man, I felt bad for him. I suddenly hugged him because he was still an assistant and there was no sense of triumph in me. फिर मुझे करते कराते सारांश मिली for a 28-year-old boy to do a 65-year-old man's role. आप में से सारांश काफी लोगों ने देखी है, देखिए, आप जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लेना। ऐसा लगता है पुराने जन्म की फिल्म है, बड़ी अच्छी फिल्म है, कॉन्टेम्परेरी फिल्म है। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा। इफी में जब गई थी, मैं पहली बार सारांश के लिए गया था इफी में 1984 में दिल्ली में। तो मैं बड़ा खुश था कि हम पार्ट, आई हैव बीन अटेंडिंग इफी फॉर द लास्ट 40 years, दैट मीन्स। सो यस, सो 6 महीने तक मैं उसकी रिहर्सल करता रहा, हाउ टू बी एन ओल्ड मैन, हाउ टू बी। इट वॉज द स्टोरी ऑफ ए फादर whose only son dies in New York in a senseless violence. ये स्टोरी थी। और पर मैं ना शादीशुदा था, बच्चे का तो सवाल ही नहीं होता। बट मैं बड़ा खुश था कि मैं, ये बड़ा कमाल का रोल है, जिंदगी भर मुझे याद रहेगा या लोगों को भी याद रहेगा। 6 महीने तक मैं उसकी रिहर्सल करता रहा। आई यूज्ड टू गो टू शिवाजी पार्क टू सी हाउ ओल्ड पीपल बिहेव। धोती पहनता था, कुर्ता पहनता था, अपने बेटे की तस्वीर निकालता था, उसको आंखों से लगाता था, अंदर रखता था। और 1 जनवरी 1984 को उसकी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी और 20 दिसंबर 1983 को मेरे उस छोटे से कमरे में एक दोस्त मेरा आया और उसने बोला, यार मैंने कल एक अफवाह सुनी है राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में कि तू वो मेन रोल नहीं कर रहा है। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा है, मैं तो 6 महीने से उसकी रिहर्सल कर रहा हूँ। कहता हाँ मैंने सुना तू नहीं कर रहा है, उसका वो उन्होंने संजीव कुमार को ले लिया है। संजीव कुमार वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा।
बड़ा दंग रह गया। मैं साथ वाले राशन की दुकान में गया और मैंने भट्ट साहब को फ़ोन लगाया, महेश भट्ट साहब को, जो कि उस फिल्म के डायरेक्टर थे। मैंने कहा भट्ट साहब, ये मैंने अफवाह सुनी है कि मैं वो रोल नहीं कर रहा हूँ। तो बड़े कैजुअली बोले, हाँ अनुपम, वो राशि पीपल डू नॉट वांट अ न्यू कमर बिकॉज इट्स टू मच ऑफ मनी, सो दे हैव टेकन संजीव कुमार, यू डोंट वरी, यू डू द अदर ओल्ड मैन्स रोल। आई वाज शॉक्ड। आई सेड, कितनी कैजुअली इन्होंने बोल दिया कि तुम वो रोल नहीं कर रहे हो, तो दूसरे बूढ़े का रोल कर रहे। तो मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैंने डिसाइड कर लिया अब तो मैं इस सिटी में नहीं रहने वाला। लेकिन जब मैं जा रहा था रेलवे स्टेशन की तरफ तो मुझे मेरे दादाजी की फिर एक बात याद आई कि इफ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। फिर आप बराबर क्यों ना, मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे आपका प्यार चाहिए ही नहीं, तो हम बराबर के हैं। मैं इस बात का मोहताज ही नहीं हूं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो हम बराबर के हैं। अब मुझे लगा कि भट्ट साहब को तो अब मुझे, भट्ट साहब से तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, उन्होंने मुझे फिल्म से निकाल दिया और बोलते हैं दूसरे बूढ़े का रोल कर दो। अब मैं इनको जाके इनके घर पे बोलना चाहता हूं कि मैं इनके बारे में क्या सोचता हूं। मैं उनके घर गया, मैं उनके 6th फ्लोर पे पहुंचा और भट्ट साहब ने दरवाजा खोला और बोले, अरे दिस इज वेरी सपोर्टिंग यार ऑफ यू, यू मस्ट अंडरस्टैंड द संजीव कुमार इज अ बिग स्टार एंड यू आर न्यू कमर, इनफैक्ट बोथ ऑफ यू फ्रॉम थिएटर, यू विल क्रिएट मैजिक। वो छोटा रोल है मगर कोई बात नहीं, तू नजर तो जरूर आएगा। मैंने कहा एक मिनट भट्ट साहब। मैं उनको उनके घर की खिड़की के पास ले गया। मैंने कहा वो नीचे टैक्सी देख रहे हैं, उसमें मेरा सारा सामान है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, शिमला, लखनऊ, दिल्ली, कहीं भी चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कितने बड़े फ्रॉड हैं, कितने बड़े चीट हैं। और मैं रो रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं रो रहा था, बिलख रहा था, गुस्से से कह रहा था। मैंने कहा आप 6 महीने से मैं इस रोल की रिहर्सल कर रहा हूं, अब आप मुझे बोलते हैं कि दूसरा रोल कर लेगा। मैंने कहा मैं संजीव कुमार साहब बहुत कमाल के एक्टर हैं, लेकिन ये रोल मुझसे बेटर वो नहीं कर सकते हैं। जब आदमी गुस्से में होता है तो वो सोचता है कि क्लाइमैक्स में कोई अच्छी लाइन बोले। मेरे जहन में वो क्लाइमैक्स में अच्छी लाइन आ ही नहीं रही थी। आप फ्रॉड हैं, आप धोखेबाज हैं, आपने मुझे तकलीफ दिया, परेशान दिया है, और आप संजीव कुमार मुझसे बेटर ये रोल नहीं कर सकते, आपसे बेटर तो मनमोहन देसाई हैं, प्रकाश मेहरा हैं, बोलते हैं एक सीन है करोगे आप, और मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपको श्राप देता हूं। और मेरी पूरी कोशिश थी कि हाथ से कुछ चिंगारियां निकल जाए, और ये कह के मैं वहां से निकल गया। जब मैं नीचे टैक्सी में बैठने लगा तो भट्ट साहब ऊपर से चिल्लाए, और ऊपर आ जा। मैंने कहा नहीं, आज तो मैं हंस के बता रहा हूँ ये कहानी, बट जब हो रही थी तो बहुत तकलीफ वाली थी। तो अरे ऊपर आ जा। फिर मैं ऊपर चढ़ा, फिर मैं ऊपर पहुंचा, फिर उन्होंने राष्ट्रीय प्रोडक्शन के ऑफिस में फोन किया और उन्होंने कहा कि अनुपम खेर ने जो भी सीन किया मेरे सामने, इसके बाद तो मैं ये फिल्म इसी के साथ बनाऊंगा। रेस्ट इज हिस्ट्री। अगर मैं सीधा रेलवे स्टेशन हो गया तो और कोई खड़ा होता है यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है। So what I'm, or also this is another lesson to learn that if you have something against somebody or if you want to say something, आपको अपने मन की बात बोल देनी चाहिए। You never know where it will get results. That doesn't mean आप सबको श्राप देते फिरो। Again, failure. First of all, I would have not gone to his place, but I said, अब तो कुछ चाहिए नहीं। Now see the magic of joint families. I am constantly talking to you. फिर मेरे दादाजी ने कहा, फिर मेरे दादाजी ने चिट्ठी में लिखा, फिर मेरे पिताजी ने समझाया। That was the magic of joint family. I understand today nuclear family is important because दोनों पेरेंट्स को जो है कमाना होता है, मगर हम घर वालों की, क्या बुजुर्गों की बात सुनते हैं? मेरे दादाजी ने एक और बड़ी अच्छी बात कही थी जो मेरे जिंदगी में मैं बहुत अप्लाई करता हूं। डोंट गो थ्रू ए प्रॉब्लम ट्वाइस, वंस बाय थिंकिंग अबाउट इट, वंस बाय गोइंग थ्रू। एक ही बार जाओ ना प्रॉब्लम जब आना होगा। तो उसके बाद पिछले 40 सालों में ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस देखी है, उतार चढ़ाव आए हैं, बट आई नेवर हैव गिवन अप।